औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा, मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस के फराइज अंजाम दे रही हूँ। है आपकी किताब और आज हम आपकी किताब से पढ़ेंगे आपका दूसरा सबक पोस की रात, जिसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। पहली बात पर एक नजर डालते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गुंदुम को जला दो। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सबके लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर खुद मुफलिसी और कसमपुरसी की जिंदगी गुजारता है। इसलिए अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोजी न मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की जिंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आजादी से पहले लिखी गई थी, मगर आजादी के 70 साल बाद आज भी किसान की हालत जार में कोई फर्क नहीं आया है। उस जमाने में वो महाजनों से कर्ज लेते थे और उनकी सारी उम्र कर्ज चुकाने में गुजर जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज औकात वो कर्ज अदा न कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं। आइए सबक के पस मंजर पर नजर डालने के बाद हम मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं जान पहचान के जरिए। प्रेमचंद को मुतफ़क़ा तौर पर यानी एक साथ उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी जिंदगी का आगाज उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फराइज अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा अफसाने और 12 नॉवेल लिखे हैं, जिनमें गोदान, गबन, मैदान अमल, बाजार हुस्न अहम हैं। उनके अफसानों का एक एक लफ्ज इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नजर आता है, यानी भरा हुआ नजर आता है। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फानी से कूच कर गए, यानी उनकी वफात हो गई। आइए अब अफसाने की जो सिंफ है उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज्यादा मकबूलियत अफसाने को मिली। अफसाने के जरिए फर्द की जिंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ्सियात या जज्बाती कैफियत का या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफसाने की
कोई कतई तारीफ मुमकिन नहीं। इसकी मुताद्दिद तारीफें की गई हैं। मसलन अफसाना किसी एक वाक़े का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, वस्त और अंजाम होता है। अफसाने में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। अफसाने के फन में प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकजी ख्याल और उसलूब की खास अहमियत है। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, बोझ सर पर आ गया है। बगैर कंबल के रात को वो किसी तरह खेत में नहीं सो सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। वो घुड़कियां देगा, गालियां बकेगा, ये बला तो सर से टलेगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनूं तो कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया न दूंगी, न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गालियां क्यों देगा, उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। उसकी अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के डोले पर पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन से चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में प्याल पर लेट रहे, तू यहाँ क्या लेने आया है? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूं की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पिछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा
और ये तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छिपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म न कर पाए थे। जब वो ऊपर जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब तो नहीं रहा जाता। जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा। तुम्हारी नाक में भी तो खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो इसे चचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर राख कर देगा। देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती थी। हल्कू आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तदबीर न सूझी।
तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल न कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए देती थी। दफतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गौल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा था। उस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हलू हलू हो हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर इसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। उसी राख के पास जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुलिया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मुंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने फिक्रमंद होकर कहा,
अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। मैं इस खेत का लगान न दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी नहीं सोता था। आज जाकर शहनाज से कह दो खेत जानवर चल गए, हम एक पैसा न देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ तुम क्या सुनते हो? तू गाली खाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूंगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का काम न बिगाड़ूंगा। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंदगी ही मेरी हौसला अफजाई है। आगे भी इसी तरह अपनी इनायतें और मोहब्बतें मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।